एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता आईएसपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुष्मिता आईएसपी पे। तो क्लास 10 आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ साइंस का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज डिस्कस करूँगी मैं इस वीडियो में, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताना है। ये क्वेश्चन आता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आप बहुत अच्छे से इसको रिवीजन कीजिएगा। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है आइए देखते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही दो पार्ट में इसको डिवाइड करके लिखिएगा कि एक साइड में अवतल दर्पण, दूसरे साइड में उत्तल दर्पण। तो इसमें परावर्तक सतह धसी होती है। अवतल दर्पण में क्या होता है, परावर्तक जो सतह होती है वो धसी हुई होती है। इसमें परावर्तक सतह उभरी होती है। इसका परावर्तक उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह जो है वो क्या होता है, उभरा हुआ होता है। नेक्स्ट है, उभरे भाग पर पॉलिश किया रहता है। यहाँ पे अवतल दर्पण का जो उभरा हुआ भाग होता है उस पे पॉलिश किया होता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट धसे भाग पर पॉलिश किया रहता है। जो भी उसका धसा हुआ भाग होता है उस पे पॉलिश किया हुआ होता है। वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं। और उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ये 3 पॉइंट है। जिस तरीके का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से आंसर कीजिएगा। मार्क्स के ऊपर जो है आप आंसर कीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लास में ही आपको याद हो जाएगा कि जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को, उसकी जो दिशा है उसमें जो परिवर्तन होती है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंस से क्या समझते हैं। लेंस भी 2 तरीके का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेंस क्या है, किसे लेंस कहते हैं। तो 2 सतहों से घिरा किसी पारदर्शी पदार्थ का एक टुकड़ा जिसका कम से कम एक सतह वक्रित हो, लेंस कहलाता है। लेंस क्या है, तो वो 2 सतहों से घिरा किसी पारदर्शी पदार्थ का एक टुकड़ा होता है जिसका कम से कम एक सतह क्या होता है, वक्रित होता होगा, वो लेंस कहलाता है। लेंस 2 प्रकार का, जैसे मैंने बताया, आप इस तरीके से आंसर में लिख सकते हो कि लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। अब उसके बाद आप अंतर लिखोगे कि उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में निम्नांकित अंतर है। इससे क्या होगा कि आपका पेज भी भरेगा, प्लस जो आपका कॉपी चेक करेगा उसको भी ये लगेगा कि आपको पता है कितने प्रकार का लेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में आपको जो अंतर बताना है, तो आप आइए अंतर देख लेते हैं। उत्तल लेंस, यह बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है, बीच में मोटा होता है और किनारे में पतला होता है। अवतल लेंस कैसा होता है, ये बीच में पतला होता है और किनारे में मोटा होता है। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट याद रखिएगा। उत्तल लेंस बीच में मोटा होगा और किनारे में पतला होगा। अवतल लेंस क्या होगा, बीच में पतला होगा और किनारे पर मोटा होगा। नेक्स्ट है, इसमें किरणें संक्षिप्त होती है। ठीक है, और इसमें किरणें अपसरित होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है सी नंबर, इसमें वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल लेंस में वास्तविक भी बनेगा और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनेंगे। और अवतल लेंस में क्या होगा, इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा।
अवतल में कैसा बनेगा, सिर्फ आभासी बनेगा, उत्तल में वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा बिकॉज इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, सचित्र समझाना है, आपको डायग्राम भी बनाना है। तो डायग्राम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए जाइए अभी से, बिकॉज अगर आप डायग्राम भी बनाते हो तो इसमें आपको अच्छा मार्क्स आएगा। अगर आप लिखने के साथ साथ अगर कहीं पे आपको डायग्राम का, मान लीजिए सिर्फ आपको यहाँ पे पूछा निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, अगर आप फिर भी इसमें डायग्राम बनाते हो तो इसमें आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिलने का चांस ज़्यादा होता है। तो आइए देख लेते हैं निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु वो दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आप निकट की वस्तु को स्पष्टता देख सकते हो लेकिन आप दूर रखी वस्तु को सही से नहीं देख सकते हो, तो वो आपका होता है निकट दृष्टि दोष। वो क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष। यहाँ पे देखिए निकट दृष्टि दोष का डायग्राम है आपका, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र और अवतल लेंस द्वारा संशोधन। ठीक है, अब निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है, किस कारण दोष का कारण क्या है, तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। दो इसका रीजन है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का क्या होना, अत्यधिक होना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अब इसका निवारण हम कैसे करते हैं, इसका संशोधन कैसे करेंगे जिसको निकट दृष्टि दोष होगा, तो इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है जो दूर रखी वस्तु से आने वाली समांतर किरणों को इतना अपसरित कर दे ताकि किरणें रेटिना के पहले मिलने के बजाय रेटिना पर ही मिले। तो इस दृष्टि को, इस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं जो दूर रखी वस्तु से आने वाली समांतर किरणों को क्या करती है, अपसरित कर देती है ताकि जो किरणें हैं वो रेटिना से पहले मिलने के बजाय क्या होगा, रेटिना पर ही मिलेगा और जो भी इंसान को ये दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, वो दूर की वस्तु को सही रूप से देख पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार की लेंस का उपयोग किया जाता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जस्ट निकट दृष्टि दोष के अपोजिट। तो वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु वो निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, वो क्या कहलाता है, दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, दृष्टि पटल के पीछे। और दीर्घ दृष्टि दोष का क्या कारण है, तो इसका कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। दो इसका है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का क्या हो जाना, अधिक हो जाना और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। यहाँ पे भी इसका डायग्राम दिया हुआ है, आप डायग्राम देख सकते हो कि दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र है और उत्तल लेंस के द्वारा उसको कैसे संशोधित किया जा रहा है। तो इसका संशोधन, इसका निवारण कैसे करेंगे दीर्घ दृष्टि का, तो इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस क्या करती है, निकट बिंदु पर रखी वस्तु से आने वाली किरणों को इतना अभिसरित कर देता है कि वे नेत्र के अपने निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है और प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। इस तरीके से अगर किसी को दीर्घ दृष्टि दोष है तो वो क्या कर पाएगा, देख पाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। फ्लेमिंग के वाम हस्त एवं दक्षिण हस्त नियम को लिखे। इसमें भी आप डायग्राम बना के दिखा सकते हो। यहाँ पे बोला नहीं है कि आपको डायग्राम बनाना है, बट आप डायग्राम बना के दिखाओगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त का क्या नियम है, अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि वे एक दूसरे पर लंबवत हो। ठीक है, तर्जनी को
मध्यमा को और अंगूठे को आपको इस प्रकार फैलाना है कि वे एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करेगा। यहाँ पे देखिए डायग्राम बना हुआ, आपको बस कुछ नहीं करना है, ये डायग्राम बना देना है। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको डायग्राम भी बनाना है। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। यदि अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार स्थित करे कि तर्जनी क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठे चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करे, तो मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका दक्षिण हस्त का जो नियम है, इसका भी आपका डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, जो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। अभी से अगर आप लोगों को डायग्राम आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो अभी से आप डायग्राम भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण देना है। तो वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण देखिए दिया हुआ है 2H2 + O2 2H2O। यहाँ पे देखिए 2 है H2 और O भी 2 है, तो यहाँ पे ये संतुलित है क्योंकि दोनों तरफ समान उसका जो परमाणु की जो संख्या है वो बराबर है। तो ऐसे में क्या है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इसका क्या है कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उसकी जो उत्पाद है प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, उसी को हम लोग को ऐसे संतुलित करना ज़रूरी भी होता है, संतुलित करके हमें दिखाना होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धातु और अधातुओं में कोई 3 भौतिक और 2 रासायनिक अंतर लिखना है आपको। धातु अधातु पे क्या अंतर है, भौतिक और रासायनिक अंतर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका अंतर, धातु जो है धातुएं चमकदार होती है, धातुएं कैसी होती है, चमकदार होती है। अधातुएं कैसी होगी, अधातुएं चमकदार नहीं होती है। ठीक है, अपवाद में क्या होगा, आयोडीन एवं ग्रेफाइट, ये दोनों अपवाद है, ये दोनों क्या है, चमकदार होती है। लेकिन अधातु जनरली क्या होता है, चमकदार नहीं होती है। तो धातुएं चमकदार होती है, अधातुएं चमकदार नहीं होती है। नेक्स्ट है धातुएं आघातवर्धीय एवं तन्य होती है। धातु कैसी होती है, आघातवर्धीय होती है और तन्य होती है। अधातुएं आघातवर्धीय एवं तन्य नहीं होती है, यह भंगुर होती है। अधातु जैसे कोयला वगैरह हुआ, उसको तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, भंगुर रूप में हो जाएगा। जबकि धातु जो है वो आघातवर्धीय होती है और तन्य होती है। इसको मतलब धातुओं में जैसे सोना वगैरह का आप लोग देखते होंगे कि उसका कान का बनता है, पेंडेंट बन जाता है, मतलब जिस रूप में उसको ढालो वो ढल जाता है। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं क्या होती है, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। अधातुएं जो होती है वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। अधातुएं क्या होती है, ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। नेक्स्ट है रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर। तो यहाँ पे देखिए धातु रासायनिक गुण के आधार पर धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, जैसे Na+, Ca++ आदि, और अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है, जैसे O2-, Cl-। ठीक है, नेक्स्ट है आपका धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है, जैसे 2Mg + O2 2MgO बनाती है। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, जैसे S + O2 SO2। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धातु अधातु में क्या भौतिक और रासायनिक अंतर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम रिवीजन करते हुए जाइए, बार बार इन क्वेश्चंस को कीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अदर क्वेश्चन आप लोगों को नहीं देखना, अदर क्वेश्चंस भी देखना है साथ साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोषण की परिभाषा दे। स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। पोषण एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी पोषकों को अंतर्ग्रहण करके उससे ऊर्जा और नया जीव द्रव्य प्राप्त करते हैं। पोषक एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी क्या करते हैं, पोषकों को अंतर्ग्रहण करके उससे ऊर्जा और नया जीव द्रव्य प्राप्त करता है। स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर
क्या है? अब देखिए क्या अंतर है। तो स्वपोषी पोषण क्या है? ये हरे पौधों में होता है। स्वपोषी पोषण सिर्फ हरे पौधे कर सकते हैं। विषमपोषी पोषण हरे पौधों तथा कुछ शैवालों को छोड़कर बाकी सभी जीवों में होता है। जो विषमपोषी पोषण होता है वो हरे पौधों तथा कुछ शैवालों को छोड़कर बाकी सभी जीव जो है विषमपोषी पोषण करते हैं। हम मनुष्य भी क्या करते हैं? विषमपोषी पोषण करते हैं। हम अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? दूसरे पर आश्रित होते हैं। ये ऐसे घटक है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और ये भोजन के लिए स्वपोषित घटक द्वारा संश्लेषित पदार्थों पर निर्भर होते हैं। हम निर्भर होते हैं, हम पौधों पर निर्भर होते हैं या जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं। इसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। हम तो प्रकाश संश्लेषण में जाके भोजन नहीं करते हैं ना, वो पेड़ पौधे करते हैं। और इसके उदाहरण में क्या होगा? हरे पौधे, स्वपोषी जीवाणु, और इसमें उदाहरण में क्या होगा? मनुष्य, अमीबा, मेढक आदि। ये लोग क्या होते हैं? विषमपोषी पोषण में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप लोग एकदम अमीबा का डायग्राम वगैरह बना के आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है। अमीबा में पोषण को आपको बताना है, मुकुलन का, ये सब का आपको डायग्राम के साथ आता है। आइए देखते हैं अमीबा में पोषण। अमीबा अपनी सतह पर अंगुलियों जैसे अस्थायी पर्वत बनाता है। इन्हें कूटपाद कहते हैं। कूटपाद भोजन को घेर कर एक राजधानी बनाते हैं और स्वयं गायब हो जाते हैं। कूटपाद जो होता है स्वयं जो है वो गायब हो जाता है राजधानी बनाकर। कोशिका द्रव्य में उपस्थित पाचक एंजाइम रितिका या खाद्यधानी में प्रवेश करते हैं और भोजन को पचाते हैं। खाद्यधानी कोशिका में भ्रमण करती रहती है और बचे हुए भोजन के कण विस्तृत होकर कोशिका द्रव्य में मिलते रहते हैं। ठीक है। रिक्तिका घूमते घूमते कोशिका की सतह से चिपटकर फट जाती है, तब अनपचा भोजन कोशिका से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे देखिए डायग्राम भी बना हुआ है। इसका केंद्रक है, ये खाद्य कण है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। फिर है कूटपाद, पादाब, खाद्य रितिका, खाद्य कण। इस तरीके से आपको भी डायग्राम के साथ जो है दिखाना है। ठीक है, तो ये जो अमीबा में जो पोषण का जो चित्र है, डायग्राम है, और अमीबा में जो पोषण है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोग बिल्कुल भी अच्छे से मतलब अभी से प्रैक्टिस कीजिए, अभी से बनाइए। साइंस में डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप साइंस का कुछ भी कर रहे हो, लाइक कोई भी चीज़ का, तो अगर आप डायग्राम बनाते हो तो यहाँ पे जो आपके जो टीचर है, जो कॉपी चेक कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि बच्चे को आता है, और वो आपको वहाँ पे मार्क्स आपको अदर बच्चे, मान लीजिए एक बच्चा है, कॉपी टीचर जब चेक कर रहा है, आपने जो है बहुत अच्छे से लिखा है, बगल में डायग्राम भी बनाया है, एक बच्चा है जिसने सिर्फ लिखा है, तो किसको देगा? ऑब्वियसली किसको वो अच्छे मार्क्स देंगे? जिसने डायग्राम बना के लिखा है, क्योंकि उनके माइंड में ये होगा कि नहीं, बच्चे ने डायग्राम बनाया, इट मीन्स उसको पता है, उसको नॉलेज है, उसने पढ़ा है। ठीक है, इसीलिए आप लोग डायग्राम ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा साइंस के लिए। और अभी मैंने जितने क्वेश्चन आप लोगों को बताए वो क्वेश्चन आप लोग रिवीजन कीजिए, साथ साथ अदर क्वेश्चंस भी कीजिए। आगे मैं और भी साइंस के वीडियोस जो है लेकर के आऊँगी आपके लिए। अभी जितना लेकर के आई हूँ क्वेश्चंस, उनको अच्छे से रिवीजन कीजिए। और पहले के क्लासेस जो नहीं देखे हैं मेरा, वो पहले के क्लासेस में भी जाइए। इंग्लिश का भी मैंने अपलोड किया है, हिंदी का किया है, तो वो सब सारी चीज़ें जो आप लोग अच्छे से देखिए और एकदम भी अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके सपोर्ट के मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मेरे चैनल पे जो है ना लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। यहाँ से आपको बहुत सारे आपके स्टडी रिलेटेड वीडियोज़, अपडेट्स जो है मेरे चैनल से आपको मिलेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अपने स्टडी में हेल्प होगा। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।